नमस्कार, आप देख रहे हैं आरए न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बता दें, डीजीसीआई ने सोनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन यानी कि जीएसके को भारत में उनके कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के अध्ययन करने के लिए मंजूरी दे दी है। भारत में अब कोविड वैक्सीन उम्मीदवार फार्मा दिग्गज ने गुरुवार को ही इसकी घोषणा कर दी और इसके साथ ही डबल ब्लाइंड चरण 3 के अध्ययन में 18 साल की उम्र के 35,000 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल होंगे। बता दें कि ट्रायल का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ साथ गंभीर बीमारी और संक्रमण को कम करना होगा। ऐसे में सोनोफी पॉस्चर इंडिया की कंट्री हेड अन्नपूर्णा दास के एक बयान में कहा गया है कि भारत सोनोफी पॉस्चर के तीसरे चरण के अध्ययन में भाग ले रहा है और इसी के साथ हमें जल्द ही देश में अध्ययन के लिए प्रतिभागियों का नामांकन शुरू करना चाहिए। और इसी के साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले महीनों और सालों में जैसे जैसे वायरस विकसित होगा उसको रोकने के लिए यह आवश्यक होगा। ऐसे में हमारा मानना है कि कोरोना एडजुवेंट रिकॉम्बैक्ट वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के कोविड-19 के नियमों का पालन न करने को लेकर चिंता जताई है। इस दौरान पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि छोटी सी गलती भी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। साथ ही मोदी ने भीड़भाड़ वाली जगहों के चित्र और वीडियो का हवाला देते हुए कहा है कि यह अच्छा दृश्य नहीं है और इससे हमारे भीतर भय की अनुभूति होनी चाहिए। बता दें, सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद एक बैठक की है, जहां उन्होंने मंत्रियों से बातचीत की और कहा कि लोग बिना मास्क लगाए और सामाजिक दूरी का पालन किए बगैर दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में उन्होंने जोर देकर कहा कि महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी है और टीकाकरण अभियान और जांच की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को ट्विटर कंपनी को नए आईटी नियमों का पालन करने को लेकर अमेरिका में शपथ पत्र दायर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को नियम के खिलाफ किसी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार नए आईटी नियमों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई के लिए तय कर दी है। ये साफ कर दिया गया है कि अदालत ने कोई अंतरिम आदेश अभी नहीं सुनाया है। अदालत ने शपथ पत्र दायर करने के लिए फिलहाल समय दिया है और कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए केंद्र प्रतिवादी संख्या के 2 के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में ट्विटर की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जन ने अदालत से कहा है कि ट्विटर भी कोई सुरक्षा नहीं मांग रहा। उन्होंने कहा कि नियमों का अनुपालन न करने का परिणाम यह है कि मध्यस्थों की सुरक्षा खत्म हो जाती है। मैं किसी सुरक्षा की मांग नहीं कर रहा। ऐसे में न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय कर दी है। और साथ ही आपको बता दें, अदालत ने साफ कर दिया एक बार फिर से कि कोई भी अंतरिम आदेश नहीं सुनाया गया है और अदालत शपथ पत्र दायर करने के लिए समय दे रही है। कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। और इसी बीच पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने जेब की सेहत बिगाड़ दी है और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। जिस वक्त मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो रहा था, उसी वक्त पेट्रोल 4 महानगरों में सेंचुरी लगा रहा था। इस साल की शुरुआत से ही 8 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में कुल 16 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 15 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। इन सभी के बीच विपक्ष को भी मौका मिला तो वो
कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। इसी बीच आपको बता दें, ये पूरा मामला सीधे जनता के दर्द से जुड़ा है। ऐसे ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मन की बात में पेट्रोल डीजल पीएम केयर फंड की बात करें, तो वहीं नए तेल मंत्री ने हरदीप पुरी ने भी कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं समझकर आपसे बात करूंगा। कीमतों का गणित समझने के लिए नए पेट्रोलियम मंत्री थोड़े वक्त की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बस लोगों की जेब को ध्यान में रखने का काम किया जा रहा है। बता दें, दाम के बढ़ने से जिस जनता का तेल निकल रहा है उससे कुछ राहत होने की अब उम्मीद जताई जा सकती है। अब मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद 5 बड़े मंत्रालय 5 नए दिग्गजों के हाथ में सौंप दिए गए हैं। और ये वो मंत्रालय हैं जो बीते दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, जिसकी कमान अब नए योद्धाओं के हाथ में दे दी गई है। पर इस बदलाव ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या ये बीजेपी में हुआ फेरबदल बीते सालों की नाकामियों को ढकने के लिए किया गया है, या फिर मोदी ब्रांड की साख एक बार फिर से कायम करने के लिए नई रणनीति गढ़ी गई है और निशाना 2024 पर है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पांच बड़े मंत्रालय, 5 इस्तीफे और 5 नए धुरंधर। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल कई लोगों के गले नहीं उतर रहा। कोरोना काल में जिन मंत्रालयों की ओर देश भर की नजर थी, उन सभी मंत्रालयों की कमान अब नए धुरंधरों के हाथ में सौंप दी गई है। पर कहीं ये मोदी ब्रांड की धूमिल हुई छवि को सुधारने की कोशिश तो नहीं। सोशल मीडिया पर लगातार निशाना बन रही सरकार कहीं एक तीर से 2 निशाने तो नहीं साध रही। एक तरफ नए चेहरों पर दांव से विधानसभा चुनाव भेदने की तैयारी और दूसरी तरफ 2024 के लिए नई रणनीति। खैर, ये तो धीरे धीरे ही सामने आएगा। पर अब आपको बता दें उन 5 मंत्रालयों के बारे में जिन्हें अब कुछ नए चेहरे संभालते हुए नजर आएंगे। मंत्रालय नंबर 1, स्वास्थ्य मंत्रालय। कोरोना काल में सबसे अहम भूमिका स्वास्थ्य मंत्रालय की ही रही और पिछले 1.5 साल से देश में जो भी कुछ हो रहा है उसके केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय भी रहा। लेकिन अब डॉक्टर हर्षवर्धन को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से केंद्र सरकार पर सवाल उठे और सोशल मीडिया पर जो किरकिरी हुई, उसने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी मोदी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में इसका असर देखने को मिला और मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कोरोना काल में ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में मनसुख मंडाविया ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। मंत्रालय नंबर 2, शिक्षा मंत्रालय। कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र में भी काफी प्रभाव देखने को मिला और पिछले करीब 1.5 साल से स्कूल लगभग बंद है। ऐसे में बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन पर पूरा जोर भी दिया गया। ऐसे में कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा मंत्रालय की रही। लेकिन अब इस मंत्रालय से रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कोरोना काल में सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए गए। ऐसे में अब धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इससे पहले उनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय था। अब बारी है मंत्रालय नंबर 3, श्रम मंत्रालय। कोरोना काल में सबसे पहले मुश्किल प्रवासी मजदूरों के पलायन से सामने आई। लगातार जगह जगह लॉकडाउन लगता रहा और ऐसे में मजदूरों का मामला हमेशा चर्चा में रहा और सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को देश और दुनिया के कटाक्ष का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में अब इस नई टीम के श्रम मंत्रालय से संतोष गांगवर की छुट्टी कर दी गई है और भूपेंद्र यादव को श्रम रोजगार मंत्रालय का दारोमदार सौंप दिया गया है। भूपेंद्र यादव चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं और मोदी और शाह के करीबी भी हैं। ऐसे में कोरोना काल में जब सबसे बड़ी चिंता रोजगार को लेकर है, तब ऐसे में ऐसे मोड़ पर भूपेंद्र यादव के पास ये अहम मंत्रालय आ गया है। मंत्रालय नंबर 4, पेट्रोलियम मंत्रालय। पिछले कुछ वक्त में पेट्रोल और डीजल के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी गई। कोरोना काल में टूट चुकी अर्थव्यवस्था के बीच आम लोगों पर महंगाई की दोहरी मार के रूप में ये सामने आया, जिसको लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। इसे देखते हुए पेट्रोलियम से जुड़े मंत्रालय का जिम्मा अब हरदीप पुरी को सौंप दिया गया है। इससे पहले ये मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास था, पर इस समय हरदीप पुरी के सामने चुनौती होगी कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के बीच सरकार की छवि को कैसे बचाया जाए।
और सौर प्राकृतिक ऊर्जा जैसे रास्तों पर बल दिया जा सके। मंत्रालय नंबर 5, रेल मंत्रालय। भारत की लाइफलाइन माने जाने वाले रेलवे को अब नया चेहरा मिल चुका है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय छीन लिया गया, जबकि अब पूर्व अफसर अश्विनी वैष्णव को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दरअसल प्रवासी मजदूरों के पलायन के वक्त रेलवे का सबसे अहम रोल रहा। इसके अलावा सामानों की सप्लाई के वक्त भी रेलवे ने अहम रोल निभाया था और अब नए मंत्री के सामने नई चुनौतियां होंगी। बहरहाल आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में कुल 43 लोगों को शपथ दिलाई गई। इनमें 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री पद की शपथ ली गई है। बता दें कि कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने को है, जहां बीजेपी का काफी कुछ दांव पर लगा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश से 7 नए चेहरों को अपने कैबिनेट में जगह दी है और साथ ही ऐसा करते हुए जातीय संतुलन का भी खास ध्यान रखा गया। इस कार्यकाल में पीएम मोदी के पास अब 3 साल से भी कम का समय बचा है और इस साल 2022 में भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने को है। इन चारों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में है और 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में चुनाव है। यहाँ भी 2 राज्यों में बीजेपी ही सत्तारूढ़ है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि इन राज्यों की सरकारों को चुनावों में दोहरी एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़े। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को इन 2-2.5 सालों में जनता की शिकायतों का समाधान करना है, महंगाई रूपी जख्म पर राहत की मरहम लगानी है और नौकरी की आस लगाने वाले युवाओं को रोजगार भी देना है और निवेशक निजीकरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे नीतिगत फैसलों पर भी काम करना है। और फिर इसके बाद आता है 2024। 2024 में सत्ता महासंग्राम है। 2025 में संघ के 100 साल भी पूरे हो जाएंगे और संघ अपना शताब्दी वर्ष निश्चित रूप से केंद्र में बीजेपी छत्रछाया में ही मनाना चाहेगा। लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की राह यकीनन आसान नहीं है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। पुष्कर सिंह धामी हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने भारी भरकम विभाग छोड़कर बाकी डिपार्टमेंट अपने वरिष्ठ मंत्रियों को बांट दिए हैं, जिसमें ऊर्जा विभाग का दावर नेता हरक सिंह रावत को मिला है। ऊर्जा मंत्री बनते ही रावत एक्शन में नजर आ गए हैं। उन्होंने उत्तराखंड में मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान कर दिया है और वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक की नींद में अब अपने इस ऐलान से खलल डाल दिया है, क्योंकि मुफ्त पानी और बिजली के वादे लेकर तो ये दोनों पार्टियां भी आगामी विधानसभा चुनाव में उतर रही थी। जवाब देना आपको बता दें कि इस बात का जवाब जनता के सामने जल्दी ही आ जाएगा कि आखिर किसका हथकंडा कितना काम आता है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री बनते ही हरक सिंह रावत ने जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान कर दिया। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की घोषणा कर दी गई है। यही नहीं, 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए 31 अक्टूबर तक बिजली सरचार्ज भी माफ होगा। मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि बिजली विभाग के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। करीब 4000 पदों पर भर्तियां होनी है। हरक सिंह ने कहा है कि विभाग से कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया गया। उत्तराखंड में अब दिल्ली की तर्ज पर जनता को मुफ्त बिजली मिलने जा रही है, जिसकी घोषणा ऊर्जा मंत्री बनते ही हरक सिंह रावत ने कर डाली है कि विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात भी रख दी। मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते ही ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि जल्द राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी देने की बात कही गई। साथ ही मंत्री हरक सिंह रावत ने 31 अक्टूबर तक सरचार्ज भी माफ करने की बात कही। कृषि दुग्ध उत्पादनों को भी घरेलू उपभोक्ताओं में शामिल करने की बात हरक सिंह रावत ने कही, जिसके लिए मंत्री हरक सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को यह सभी प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजने के आदेश भी जारी कर दिए गए।
जिसके बाद सभी प्रस्ताव को कैबिनेट से मुहर भी लगेगी। वहीं मंत्री हरक सिंह ने कहा है कि विभाग भले ही लॉस में हो, लेकिन विभाग के लो पॉइंट के साथ सरकार मदद करेगी। जी हां, राज्य के पहले ऊर्जा मंत्री बने हरक सिंह रावत ने ऊर्जा आला अधिकारियों के साथ ऊर्जा भवन में मीटिंग की। मीटिंग के दौरान मंत्री हरक सिंह रावत ने अधिकारियों से विभाग की जानकारी ली, साथ ही जनता को भी बिजली के बिलों से राहत देने की बात कही है। दरअसल उत्तराखंड में करीब 26 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से करीब 16 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनको इस घोषणा का लाभ मिलेगा। वहीं ऊर्जा प्रदेश में बनने वाली सालों से अधर में लटकी बिजली परियोजना लखवाड़ परियोजना को भी जल्द शुरू करने की बात कही गई, जिसके लिए मंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री से बातचीत करने की भी बात कही है। हालांकि आपको बताते चले कि इससे पहले ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था और मांग की थी कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड की जनता को भी बिजली फ्री में मिलनी चाहिए। नहले पर दहले का दांव खेलते हुए बीजेपी ने उत्तराखंड में 100 यूनिट तक फ्री में बिजली देने का दावा कर डाला। आपके उपाध्यक्ष विशाल चौधरी ने कहा था कि बीजेपी सरकार बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ा रही है। ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि कर आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। उन्होंने सरकार से दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश वासियों को बिजली उपलब्ध कराने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी का कहना था कि उत्तराखंड में यदि आपकी सरकार आती है तो दिल्ली की तर्ज पर प्रदेशवासियों को बिजली बिल में राहत दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि दिल्ली में 74% लोगों को बिजली बिल शून्य आता है। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा। काशीपुर में भी आम आदमी पार्टी के युवा विंग के नगर अध्यक्ष आकाश मोहन दीक्षित के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल वर्मा के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और बिजली बिलों की प्रतियां जलाई है। आकाश मोहन दीक्षित ने कहा कि सरकार बिजली तो उपलब्ध नहीं करा पा रही है, ऊपर से भारी भरकम बिल भेज रही है, जो विद्युत उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। फिलहाल आपको बताते चले कि उत्तराखंड राज्य गठन के समय 8 लाख बिजली उपभोक्ता थे, जो वर्तमान में करीब 26 लाख हो गए हैं। इनमें से करीब 23 लाख उपभोक्ता घरेलू हैं, 3 लाख उपभोक्ता कॉमर्शियल व इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। कुल कमाई देखें तो करीब 1500 करोड़ रुपए घरेलू कनेक्शन से मिलता है, करीब 820 करोड़ कॉमर्शियल और करीब 4000 करोड़ इंडस्ट्री से मिलता है। वहीं करीब 500 करोड़ सरकारी दफ्तरों से सरकार को मिलता है। करीब 6800 करोड़ रुपए की कुल कमाई होती। इसके बाद भी यूपीसीएल करीब 150 करोड़ के घाटे में रहता है, जबकि आपको बताते चले यूजेवीएनएल और पिटकुल 100 करोड़ प्रतिवर्ष से ऊपर के मुनाफे में है। वहीं ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के इस निर्णय ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से उनका वो चुनाव मुद्दा छीन लिया, जिसमें दोनों पार्टियां प्रदेश के लोगों को सत्ता में आने के बाद मुफ्त में बिजली देने का वादा करते थे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने कई बार कहा है कि सत्ता में आने के बाद वे प्रदेश की जनता को बिजली और पानी मुफ्त में देंगे। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।